चलिए तो आप सभी का चलिए आप सभी लोग आवाज सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, एक बार ओके लिख दीजिए, वर्क को प्रारंभ किया जाए। चलिए बढ़िया, सभी बच्चे आवाज सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू करें। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चल रहे थे बीपीएससी जीएस पेपर में, हम लोग मुख्य रूप से हिस्ट्री का सेक्शन चल रहे थे, इतिहास चल रहे थे। और जीएस हिस्ट्री पेपर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पिछले क्लास में समझाए थे कि पहले के सिलेबस में सिलेबस के अनुसार से 3 चिंतकों का नाम दिया हुआ है, एक गांधी, एक नेहरू और एक टैगोर। लेकिन हाल फिलहाल की जो परीक्षाएं हैं उसमें गांधी, नेहरू, टैगोर के अलावे कुछ और नए चिंतकों का भी विचार पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग इन तीनों को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में गांधी कंप्लीट किए, नेहरू कंप्लीट किए, आज से हम लोग टैगोर के सेक्शन को शुरू करेंगे और आप अपने कॉपी पर लिखेंगे और वहां से इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, ये हेडिंग दे देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, ये हेडिंग दे। पहले कॉपी पे आप हेडिंग दे दीजिए और फिर हम लोग इसमें एक एक करके समझेंगे क्या क्या इसमें पढ़ना है, कैसे क्या चलेगा, ये पूरी बात हम लोग जरा ध्यान दीजिए। तो जरा ध्यान दें, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते हैं एशिया महादेश के पहला व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब सोचो, भारत नहीं, पूरे एशिया महादेश में पहला व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। हल्की जीवनी बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हल्का जानना चाहिए, अच्छी बात है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता कौन थे? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिता हैं इनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर पिता है रविंद्रनाथ टैगोर के। इनके माता कौन है? तो माता का भी नाम आप लोग सभी जानते होंगे, शारदा देवी। तो शारदा देवी इनके माता का नाम हो गया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात हम लोग को समझना है, देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 13 संतान हुए और सबसे छोटे 13वें संतान रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब सोचो, सबसे छोटे संतान रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इनके माता की मृत्यु हो गई, शारदा देवी मर गई। और इनके पिता, जिनका नाम आप देख रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ही माता और पिता दोनों का प्यार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया। क्योंकि अब इनके माता नहीं है तो माता भी समझिए कि पिता ही है और पिता भी पिता ही है। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही लाड़ प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ाई लिखाई। इन्हीं के भाई आप जानते हो सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये भारत के पहला आईसीएस परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति थे। तो एक पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है गीतांजलि। और इसी गीतांजलि पुस्तक पर रविंद्रनाथ टैगोर को, आपको मालूम है, 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अंग्रेज भी जब आए तो 1915 में इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। यह अलग बात है कि आपने पढ़ा 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया। तो अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि, एशिया महादेश में पहला व्यक्ति जिनको पढ़ने लिखने वाले साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऐसे शख्सियत के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, क्लास शुरू करेंगे। और ये तो हमने एक सामान्य परिचय दे दिया ताकि आपको लगे कि नहीं, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो भारत ही नहीं, वर्ल्ड के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एशिया महादेश का पहला नोबेल अवार्ड गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया। सबसे बड़ी बात इतना ही से समझ लो, वर्ल्ड के एक पहला व्यक्ति हैं और एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके द्वारा रचित राष्ट्रगान दो देश के राष्ट्रगान है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बताओ, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में एक देश के राष्ट्रगान की रचना कर सकता है, और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे शख्स है जिन्होंने 2 देश के राष्ट्रगान की रचना किया। और भारत में आप जानते हो जन गण मन, और बांग्लादेश में आप जानते हो अमार सोनार बांग्ला। ये जो आप अमार सोनार बांग्ला जो आप सुने हो, ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के द्वारा रचित है। तो भारत और बांग्लादेश दोनों देश के राष्ट्रगान की रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। तो हम लोग सबसे पहला इनिशियल फेज जो देखे, हमने कोशिश किया कि इनके एक सामान्य परिचय आपसे हो जाए। सिर्फ इसीलिए ताकि इनके बारे में पढ़ने में, इनकी कोई बात को रखने में आपको लगे कि हम ऐसे महान शख्सियत की बात रख रहे हैं जिन्होंने एशिया महादेश का पहला नोबेल प्राइज जीता, अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दिया, दो देश के राष्ट्रगान के रचयिता है, ये व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इस पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो नीचे लिख दीजिए। परिवार का परिचय लिखना बहुत जरूरी नहीं है, उधर से हमें बहुत मतलब नहीं है, तो हमने केवल एक इंटरेस्ट के लिए आपको किया कि आप इस बात को पूरा ध्यान से समझिए। पहला नंबर हम लोग देखेंगे शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार, रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। चूंकि इनको शिक्षा में ही आप देख रहे हो, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार मिला है, तो शिक्षा के क्षेत्र में इनके क्या विचार हैं हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। दूसरी बात हम लोग फिर जो देखेंगे वो होगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद पर क्या रविंद्रनाथ टैगोर के विचार है, देशभक्ति है, राष्ट्रवाद है, इस पर एक क्या कहना चाहते हैं। तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार, रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। तीसरा नंबर हम लोग चलेंगे तो इन्हीं में हम लोग खास करके देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका, रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका। और एक और हम लोग जरा इसमें लास्ट वन देख लेंगे, गांधी और टैगोर के विचार की तुलना, टैगोर के विचार की तुलना। तो जल्दी से इन चारों बातों को पहले नोट करिए। हम लोग इन चारों को जब पढ़ेंगे तब हमारा होगा कि ये कंप्लीट हो गया आपका गांधी, नेहरू और टैगोर। फिर हम लोग इससे आगे का फेज पढ़ेंगे।
जल्दी उतार लीजिए फटाफट। मानवतावाद और टैगोर, चलिए उसको भी नीचे लास्ट में लिख दीजिए, हम लोग उसको भी कर लेंगे। मानवतावाद और टैगोर, मानवतावाद और टैगोर, उसको भी लिख दीजिए। पांचों बात हम लोग चलेंगे। चलिए तो अब हम लोग हेडिंग दे दीजिए, पहला नंबर, शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार, हेडिंग दे दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग डन लिख दिए। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार क्या थे, कैसे पढ़ेंगे हम लोग इन बातों को अब लेके चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, हेडिंग दे दीजिए पहले, बढ़िया रहेगा, शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग खूब बढ़िया से हमारे साथ समझिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको जान के गहरा आश्चर्य होगा कि ये खुद कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि अगर हमें सबसे ज्यादा डर कहीं जाने से लगता था तो वो था स्कूल जाने से। अब सोचिए, स्कूल जाने से ये सबसे ज्यादा डरते थे, स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। ये लिखते हैं कि मैं स्कूल जाने से डरता था, लाख बहाना कर ले, पिताजी एक दिन आराम दे दें, दूसरा दिन भेज दें। हम चाहते थे कि हमको कम से कम छुट्टी, कुछ लंबा छुट्टी हो जाए, लेकिन उपाय ही नहीं हो रहा था। पिताजी भी देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे बड़ा ध्यान रखते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के बाद एक नया चीज देखा। क्या? तो देखे कि अगर पैर भिंगा लेते हैं, जूता पहन के स्कूल जाते थे, अगर जूता भिंगा लेते हैं और भीगे हुए जूता में दिन भर पैर रख लेते हैं तो बुखार निश्चित आ जाता है। देखिए स्पेशल टेक्नोलॉजी खोजे हुए थे कि बुखार निश्चित आ जाएगा, और अगर बुखार आ गया, तबियत खराब हो गया, तो ये एकमात्र केस है जिसमें 8-9 दिन की छुट्टी होगी। पिताजी एकदम आराम से कहेंगे घर में पड़े रहिए, बुखार है आराम से ध्यान रखिए, फिर विद्यालय जाइए 8-9 दिन बाद। रविंद्र बाबू को ये टेक्नोलॉजी बड़ा पसंद आया। वो कहते थे कि स्कूल जाने से बचने के लिए हम कई बार जूता भिंगा के उसमें पानी डाल के दिन दिन भर अपना पैर डाले रहते थे कि बुखार लग जाए, और बुखार लग गया तो स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। और आप समझ पा रहे होंगे कि जो व्यक्ति विद्यालय से इस तरह की मानसिकता में रहेंगे, तो रविंद्र बाबू न बीए पास हैं न एमए पास है। सोचो, डिग्री के जमाने में कई लोग जो डिग्रियां चाहते हैं, नोबेल प्राइज जीतने वाले व्यक्ति के बारे में आप सुन रहे हैं कि रविंद्र बाबू न बीए पास है न एमए पास, कोई ऊंची डिग्री नहीं है इनके पास। पिताजी के पास पैसे बहुत थे, देवेंद्रनाथ टैगोर का सपना था कि हम अपने बेटे को वकील बनाएंगे। उस समय मेन बड़े लोग वकील ही बनाते थे अपने बेटे को, और बहुत ज्यादा पैसा रहे तो पढ़ने के लिए लंदन भेजते थे। गांधी जी भी देखिए पढ़ने के लिए लंदन गए थे, पिताजी उनके भी दीवान थे। इधर देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने बेटे रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ने के लिए लंदन भेजा कि वकालत की शिक्षा लेके आओ। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को तो पढ़ने ही का दिल नहीं करे। अब सोचिए, लंदन भी गए तो ये कह रहे हैं कि वकालत वाली किताब हमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा। हम वहां भी गए तो शेक्सपियर का कहानी पढ़ रहे हैं, नोबेल पढ़ रहे हैं, दूसरे का पढ़ रहे हैं, बाकी किताबों में ही खूब लगे रहते थे। और जब एग्जामिनेशन हुआ तो फर्स्ट ईयर फेल, सेकंड ईयर फेल। पिताजी समझ गए कि इतना फेल का रिकॉर्ड बना रहा है तो इससे वकालत नहीं होगी, लंदन से वापस बुला ली। अब सोचिए, ऐसे कंडीशन में तो दूसरे लोग अपने आप को समझ लेगा कि हम किसी लायक ही नहीं है, बीए नहीं कर पाए, एमए नहीं कर पाए, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, लंदन भी भेजे गए तो वहां भी फेल हो रहे हैं और वहां से वापस आ रहे हैं। तो सोच लीजिए कैसी कंडीशन। अब इस कंडीशन में रविंद्रनाथ टैगोर क्यों ऐसा नोबेल प्राइज जीते, क्या उनमें रहा विशेषता, इन तमाम चीजों को हम लोग अभी यहां पर समझने का काम करेंगे। यानी इनका मेन चीज हम लोग यहां पर ध्यान देंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर में आखिर क्या ऐसी बात थी, क्या ऐसी खासियत थी जिसके कारण इनको नोबेल मिला, कैसे सीखे, विद्यालय नहीं जाना, उस शिक्षा नहीं ग्रहण करना, फिर भी इतना स्किल कैसे आए। बड़ा एकदम इंटरेस्टेड बात है। अब सोचिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर का कहना क्या है। तो उनका मेन सिस्टम कहना है कि अपने जीवन को आप आनंदपूर्ण बनाएं, आनंदपूर्ण बनाइए। अब देखिए इनका बड़ा हाई थिंकिंग है शिक्षा पर। इन्होंने कहा कि जिससे आपकी इंद्रियों को सुख मिलता है, जिससे आपकी इंद्रियां खुशी महसूस करती है, आप वही काम करिए। जीवन में आप कोशिश करिए कि हमें आनंद आए, पैसा के फेर में नहीं, पैसा आए यह फेर में नहीं रहना है। देखिए रविंद्र बाबू कह रहे हैं कि पैसा और आनंद दोनों दो चीज। कई ऐसे घर हैं, अब देखिए खुशी या आनंद पैसों से नहीं आती। अगर पैसों से मुस्कुराहट आती तो गरीब के बच्चे हंसते नहीं दिखाई देते। आप गरीबों की भी कॉलोनी में चले जाओ, एकदम कुछ नहीं है, भोजन भी उसको ठीक से नहीं मिलेगा, फिर भी वो बच्चे आपस में खूब खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि हंसी और आनंद का धन से कोई लेना देना नहीं।
तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण बात ये कह रहा है कि आप जीवन को आनंदपूर्ण कैसे बनाएंगे, इस बात पर सोचिए। पैसे के लिए आप शिक्षा ग्रहण नहीं कीजिए, नौकरी के लिए शिक्षा ग्रहण नहीं कीजिए, इनका बड़ा अलग सोच है। आपको हम अभी देखेंगे, डिटेल चलेंगे तो आपको कई बार बड़ा आश्चर्य होगा कि रविंद्र बाबू इतना ज्यादा सोच में उलट पुलट वाले व्यक्ति तो आप सोच भी नहीं सकते हो जितने उलट पुलट के साथ ये रहे। और सोचिए रविंद्र बाबू का जो विचार है, अभी हम कुछ हल्का हल्का विचार कर रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहला विचार दिया कि संकीर्ण मानसिकता की शिक्षा, ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संकीर्ण मानसिकता वाली शिक्षा का ही विरोध की, संकीर्ण मानसिकता वाली शिक्षा का विरोध किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। यहां पे हम लोगों को एक बात समझनी है कि भाई आखिर संकीर्ण मानसिकता है क्या, जिसका ये विरोध कर रहे हैं, किसको संकीर्ण मानसिकता कहेंगे? तो इनका कहना है वैसी मानसिकता से शिक्षा ग्रहण करना जिसका उद्देश्य हो नौकरी प्राप्त करना, जिसका उद्देश्य हो डिग्री लेना। अगर कोई भी बच्चे इस उद्देश्य के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहा है, सिर्फ इस उद्देश्य के लिए वो शिक्षा कर रहा है कि किसी तरह हमें नौकरी लग जाए, किसी तरह हमें डिग्री मिल जाए, किसी तरह हम परीक्षा पास कर जाएं, अगर इस उद्देश्य के लिए वो पढ़ रहा है तो उसकी मानसिकता संकीर्ण है और वह संकीर्ण मानसिकता से शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। आप लोग कई बार सुने होंगे कि और नहीं पढ़ेंगे, इतना रटे, और वो पढ़ने का एकदम तबियत दिल नहीं करता। कई लोग इसमें भी होंगे जो एकदम बार बार सोच रहे होंगे कि एक बार बीपीएससी निकल जाए, कितना भी नीचे रैंक भी आ जाए, उसके बाद हम इसको प्रणाम करेंगे, गोड़ लगेंगे कि भगवान अब नहीं, आराम करने दीजिए, बहुत पढ़ ली। रविंद्र बाबू यही कह रहे हैं कि ये जो टेंडेंसी है हम लोगों के अंदर, जो सोच है, मानसिकता है, ये बहुत संकीर्ण हो गया। और इस मानसिकता से अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो कि जीवन में शिक्षा ग्रहण का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना हो, केवल डिग्री लेना हो, केवल नौकरी लेना हो, तो ये कहते हैं कि हम ऐसे शिक्षा का घोर विरोधी। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? तो कहते हैं कि इस टेंडेंसी से जो भी बच्चे पढ़ेगा उसमें रटने की प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी, रटने की प्रवृत्ति विकसित होगी। ये रटने की प्रवृत्ति का मतलब क्या है? वह बच्चा अब सिर्फ देखेगा कि यही VVI क्वेश्चन, वो सिर्फ देखेगा कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बस उसी क्वेश्चन को कोशिश करेगा कि पूरा रट जाओ, इससे परीक्षा पास हो जाएगा। और सबसे बड़ी इससे खराबी क्या है? तो रविंद्र बाबू कहते हैं कि उस व्यक्ति का मौलिक विचार समाप्त हो जाएगा, उसके जो स्वतंत्र विचार हैं वे समाप्त हो जाएंगे, वे अपना कुछ विचार नहीं डेवलप कर पाएगा, उसके स्वतंत्र विचार और मौलिक विचार समाप्त हो जाएंगे। क्यों समाप्त होंगे? क्योंकि उसके दिमाग में यही चीज बैठ गया है कि हम ये रट जाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, रट जाएंगे तो हम परीक्षा पास कर जाएंगे। तो उसके अंदर जो सोच है, जो चिंतन है, जो डेवलपमेंट है, वो सभी दब जाएगा। और इसी कारण रविंद्र बाबू का कहना बड़ा अलग है। रविंद्र बाबू कह रहे हैं, देखिए उस जमाने में कह रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात आपको यहां पर समझना है। रविंद्र बाबू उस जमाने में कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि शिक्षा केवल क्लासरूम के अंदर हो सकता है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। केवल क्लासरूम के अंदर, देखो पहले एक ही थ्योरी, जिसको शिक्षा लेना है स्कूल जाना होगा, जिसको शिक्षा लेना है स्कूल के क्लासरूम में बैठना होगा, बेंच डेस्क पर बैठना होगा, तभी ज्ञान ले सकते हो। बिना स्कूल कॉलेज के आपको ज्ञान नहीं आएगा। आज जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, देखो वो भी इस थ्योरी को फेल कर रहे हो। और आज इस 21वीं शताब्दी में जो थ्योरी तुम फेल कर रहे हो, उसको 20वीं शताब्दी में ही रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि शिक्षा को केवल क्लासरूम के अंदर ग्रहण नहीं किया जा सकता। कतई यह नहीं है कि बेंच और डेस्क और बोर्ड होगा तभी बच्चा सीखेगा। शिक्षा का मतलब है बच्चों के अंदर उन्मुक्तता का विकास, उन्मुक्तता का डेवलपमेंट, उसके विचारों का स्वतंत्रता, उसके स्वतंत्र बातों की अभिव्यक्ति की प्रोत्साहन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्मुक्तता, मौलिक विचार को प्रोत्साहित करना, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज। तो ध्यान दें कि कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति के मौलिक विचार होते हैं, अगर वह मौलिक विचार को हम प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, तब वह शिक्षा शिक्षा है। वही शिक्षा श्रेष्ठ है जो व्यक्ति को जन्म मरण से मुक्ति प्रदान करता है। इनका देखो शिक्षा बिल्कुल अलग है जो आप समझ रहे हो। ये खास करके इन्होंने एक थ्योरी दिया कि व्यक्ति के दो प्रकार की शिक्षा उनके अंदर होती है। आप जो पढ़ रहे हैं तो वो दो चीज के एग्जिस्टेंस के लिए पढ़ रहे हैं। एक भौतिक अस्तित्व के एग्जिस्टेंस के लिए। भौतिक अस्तित्व के एग्जिस्टेंस का मतलब है कि आपके पास पढ़ाई से रुपया, पैसा, टीवी, मोबाइल, साइकिल, मोटरसाइकिल, जो इच्छा करे, ये भौतिक पदार्थ की प्राप्ति हो। तो इसके लिए आपको नियम से बंधना पड़ेगा, आपको किसी के अंडर में जाना पड़ेगा। आप जब तक किसी के अंडर में नहीं रहोगे, खास नियम से नहीं चलोगे, तब तक भौतिक अस्तित्व नहीं आएगा आपने। और मेन ये कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक अस्तित्व होना चाहिए। आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए शिक्षा। ये आध्यात्मिक अस्तित्व क्या है? तो ये कह रहे हैं आध्यात्मिक अस्तित्व का मतलब है प्रेम और कर्म द्वारा ज्ञान। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेम और कर्म, जिसको यही चीज तुम साइंस कहते हो। काम करो, प्रकृति का अवलोकन करो, प्रकृति से प्यार करो, तुम वे सभी चीज करो जिससे तुम्हारी इंद्रियों को सुख मिलता है। और उन चीजों के अवलोकन से, उन चीजों के करने से आपके अंदर एक बहुत अच्छा एक अस्तित्व होगा, आध्यात्मिक अस्तित्व। वही शिक्षा श्रेष्ठ होगा जो आपको एक खुशी प्रदान करता हो, जन्म मरण से मुक्ति प्रदान करता हो। आपके अपने, अब देखिए किस तरह की शिक्षा चाह रहे हैं, अब आप धीरे धीरे इनके विचार को समझ पा रहे हैं। अब इनके शिक्षा किस तरह का है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ये किताबों के ज्ञान में बहुत विश्वास नहीं करते, एक वैसा ज्ञान पर बल मेन देते हैं जिससे आप प्रकृति से लगाव लगा सके। जीवन में शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना, डिग्री प्राप्त करने के पक्ष में नहीं है। ये कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है आपको खुशी मिले, आपके स्वतंत्र विचार विकसित हो सके। इनके लिए मेन चीज है शिक्षा क्यों हो? स्वतंत्र विचार के विकास के लिए। आपके अंदर बहुत सारे विचार, उस विचारों में आपका विचार डेवलप करे, आपको सोच पाए, अच्छा लगे कि हमारे तरफ से ऐसे होना चाहिए। ये शिक्षा का उद्देश्य। किसी भी व्यक्ति को हमेशा शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट रविन्द्रनाथ टैगोर कहे सृजनात्मक सिस्टम। शिक्षक को एक ही चीज चाहिए विद्यालय में, सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास बच्चों में करना। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या है? आपके अंदर नई सृजन करने की एक अभिव्यक्ति हो सकता है। कोई बच्चा इस अभिव्यक्ति को डांस में करे, चित्रकारी में कोई करे, गान में कोई करे, कोई दूसरे फील्ड में करे, कोई तीसरे फील्ड में करे।
कोई जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे को जबरन एक ही चीज में उसको फिक्स कर दें। हो सकता है वो बच्चा खेल में उनके अंदर सृजनात्मक अभिव्यक्ति ज्यादा है, तो मेन शिक्षा का उद्देश्य एक ही है, जो उसके अंदर अभिव्यक्ति है चाहे वो कुछ भी रहे, उसको निखारना, उसको बाहर लाना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। रटवाना नहीं, जबरदस्ती दबाना नहीं कि तुम खेलोगे दिन भर तो बस तुम कुछ नहीं करोगे, एकदम बंद कर दो, बस रट्टा मारो, इससे बस आईआईटी हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम कैसे कर लोगे। उसके अंदर की चीजों को बंद नहीं होने दीजिए। अब सोचो कि कितना बढ़िया बात कह रहे हैं कि इन्होंने मेन चीज कहा कि मनुष्य को प्रकृति से कैसे अनुकूल बनोगे, इसी प्रकृति के अनुकूल बनने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये सीखते रहो हमेशा। और शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता, सीखने का कोई उम्र नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को सोचो इतना ही से कि जब वो 60 साल के हुए, 60 ईयर, और सोचो रविंद्रनाथ टैगोर जब 60 ईयर के हैं, 60 साल के हैं, तब इनको चित्रकारी सीखने का इच्छा किया। सोचिए 60 साल में तो सब रिटायर लेकर के आजकल के वृद्ध व्यक्ति बेड पे पड़ जाते हैं कि अब रिटायर हो गए, अब हमारा सीखने का उम्र खत्म हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं सीखने का कोई उम्र नहीं है, उस चीज से आप इंटरेस्ट लगाओ। और सोचो 60 वर्ष की उम्र में चित्रकारी सीखना प्रारंभ किए और इतना बढ़िया चित्र बनाए कि चित्र देख के कोई नहीं कह सकता था कि एक बहुत अच्छे चित्रकार का चित्र नहीं। सोचिए कितनी अंदर से इनके अंदर एनर्जी होगी, तल्लीनता होगी, किस तरह से एक ऐसे मेन सिस्टम कर रहे हैं। और मेन रूप से जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर थे उस समय अंग्रेजों के मैकाले की शिक्षा चल रही थी, ब्रिटिश शिक्षा चल रही थी, और मैकाले की शिक्षा में एक ही था कि भारतीयों को ऐसा शिक्षा प्रदान करना है कि वह देखने से चेहरा से भारतीय रहे लेकिन अंदर से अंग्रेजियत भरा रहे। अंदर से अंग्रेज और चेहरा से भारतीय, मतलब उसके अंदर एक चेहरा से भारतीय हो, ऐसी ऐसी विचार भरना है कि अंग्रेजी बोलने वाले को हाई लेवल का सोचे, खुद का भाषा हिंदी बोलने वाले को लो लेवल का समझे। यही मैकाले की शिक्षा नीति थी। इसी के अंतर्गत था विद्यालय का निर्माण, बेंच डेस्क बोर्ड का निर्माण, और यही विद्यार्थी आके पढ़े। रविंद्रनाथ टैगोर इस सिस्टम के खिलाफ है। इससे बढ़िया वो कहते हैं कि पहले के गुरुकुल सिस्टम था, पहले के जो शिक्षा चल रहे थे उसके समर्थक है। पहले के शिक्षा जो गुरुकुल चल रहे थे, ये कहते हैं कि उसमें व्यक्ति प्रकृति के साथ, गुरुकुल में भी आप सुने हैं कि भाई कुछ नहीं, बच्चे खुद से लकड़ी तोड़ते थे, खाना बनाते थे, गुरु को भी खिलाते थे, पैर हाथ दबाते थे, और तब बदले में सीखते थे। और उन लोग बिना बोर्ड के, बिना क्लास के, उन्मुक्तता के साथ जो सीखे, उन वेदों की जो रचना की है मंत्र का, आज हम लोग क्लास में बैठ के उसको पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, अध्याय इतना में लिखा हुआ है, लिखने वाले लोग स्कूल नहीं गए। तो कह रहे हैं कि पहले की जो शिक्षा नीति था वो अच्छा था। आपको ऐसी शिक्षा ग्रहण करना है जो आपको परिस्थितियों के अनुसार ढलने में मदद करे, व्यक्ति जैसी परिस्थिति हो वैसा ढल सके, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। वैसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे आपके अंदर अनुशासन का डेवलपमेंट हो। इसे देखो पॉइंट है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाली शिक्षा। ये परिस्थिति के अनुसार ढलने वाली शिक्षा का मतलब है जब जैसा तब तैसा। आपकी शिक्षा ऐसा हो कि आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आए, जैसी स्थिति आए आप अपने आप को उसमें अनुकूल पा रहे हैं, अच्छा पा रहे हैं, कहीं आप पे दबाव नहीं आ रहा है, मतलब आप तब है शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य को सार्थक किए। आपके अंदर आत्मसंयम डेवलप हो सके। शिक्षा का उद्देश्य है आपके अंदर अनुशासन विकसित हो सके। अब बताओ, शिक्षित हुए हैं और अनुशासन ही नहीं आ पाया, आपके अंदर वास्तविक जीवन की सच्चाई उजागर हो सके कि वास्तविक रियल में जीवन क्या है, इस वास्तविक जीवन की सच्चाई आप में आ सके, ये मेन सिस्टम आपका है। देखिए इन सभी विचारों से ही पूरे रविंद्र बाबू प्रभावित हुए और उन्होंने पश्चिम बंगाल में, आप जगह का नाम है बोलपुर, और इस बोलपुर में एक बहुत बड़ा आज यूनिवर्सिटी हो गया, उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना किया था, शांति निकेतन। अब देखिए बोलपुर में शांति निकेतन एक विद्यालय बनाया रविंद्रनाथ टैगोर, नाम ही है शांति निकेतन, पूरे शांति, प्रकृति के गोद में बैठकर प्रकृति से सीखना, मानव का प्रकृतिकरण करना, न कि प्रकृति का मानवीकरण करना। मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ढलना है, यही तुमको बता रहे हैं प्रकृति के अनुसार ढलने की जो स्थिति, परिस्थिति के अनुसार जो ढलने का सिस्टम। प्रकृति क्या आपसे चाहती है, आप उसके अनुसार से ढले, न कि प्रकृति को अपने अनुसार से ढाले। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही, यानी नट सेल में एक ही बात आपको समझना है, रविंद्र बाबू का एक ही लाइन कहना है, शिक्षा प्राप्ति का कतई उद्देश्य सिर्फ नौकरी, डिग्री और परीक्षा पास करना न होकर इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आप प्रकृति और इंसान में अनुकूलता कैसे विकसित हो, आप अपने कैसे जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, वो उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर के आप पूरी विचारों को समझे, सुने। अब इसी चीज को कंटिन्यू लिख लेंगे तो एक विचार हम लोग का कंप्लीट हो गया। कल से तो आप सभी लोग का ऑफलाइन सिस्टम जो क्लास है वो कल से हम चालू कर देंगे। कल से आपके क्लासेस जो है दोनों सिस्टम चलेंगे, हिस्ट्री भी आपके होंगे और डीआई भी होंगे। 10 तारीख से आप लोगों का नया सिस्टम, आपका दो सब्जेक्ट फिर खुल जाएंगे जिसमें दिल्ली से शिक्षक भी आ जाएंगे। 10 या 11 से आपके नए सब्जेक्ट 2 और ओपन हो जाएंगे। इसमें अभी आपको इन सभी चीजों को, जो ऑफलाइन क्लास नहीं है तो दो चीज है, या तो कल ऑफलाइन शुरू हो तो उसमें साथ साथ लिखा दे तो कल लिख के खत्म हो जाएगा और डीआई चलेंगे, या इसका जो लिखना है शिक्षा वाली बातें आप समझ गए हैं, इसका पूरा हम खुद लिख करके पीडीएफ अपलोड कर दे, सारे बच्चे देख सके और हम लोग अगले दिन शिक्षा पर विचार रविंद्रनाथ टैगोर का कंप्लीट समझे। और हम लोग इससे आगे अगला जो हम लोग को पढ़ना है सिलेबस पाठ्यक्रम में कि शिक्षा के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपको सिलेबस अभी हमने लिखाया कि पहला रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है राष्ट्रवाद और देशभक्ति। इस पर उनका क्या विचार है, तो अगर आप पीडीएफ ले लोगे तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर कल विचार पढ़ेंगे। या कल कहिएगा कि सर लिखा दीजिए, तो कल हल्का फिर एक बार सुना के कल क्लास में ही लिखा देंगे, तो उस कंडीशन में कल केवल रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा पर जाएंगे। आप अपने विचार दे दीजिए, आप लोग का क्या इच्छा है, पीडीएफ या क्लास, बस दो ही चीज आप लिख दीजिए। पीडीएफ बोलिएगा मतलब हम समझ गए कि अगले दिन हमें राष्ट्रवाद और देशभक्ति से चलना है, और क्लास अगर कर दिए तो इसका मतलब है कि यही शिक्षा कल फिर लिखाने का काम हो जाएगा। चलिए कई बच्चे पीडीएफ दे दीजिए। कल से डीआई बिल्कुल बेसिक से चलेगा, डीआई तो आपका जीरो से ही शुरू हो रहा है, कल से डीआई प्रारंभ होगा आपका पाई डायग्राम से शुरू हो जाएगा। चलिए तो इसमें कई बच्चे हैं, प्रशांत, जिन्नत और भी अमित, सब पीडीएफ पक्ष में है और 2-3 बच्चे देख रहे हैं कल लिखाने वाले, क्लास पक्ष में भी काफी लोग हैं। चलिए पीडीएफ और क्लास दोनों ही पक्ष में आ रहे हैं, पीडीएफ में लेकिन ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, पीडीएफ में ज्यादा बच्चे आ रहे हैं तो इसमें क्लास में लिखा दीजिए। ऑडिटर के एग्जाम में भी सेम इसी से पैटर्न आएगा जो आप पढ़ चुके हैं, इसलिए तो आपको ऑडिटर के चलते ही इधर से शुरू किए कि थॉट पढ़ा देते हैं, पहले से मॉडिकल अप्लाई आपको किया हुआ है। चलिए क्लास में ही ज्यादा बच्चे लिख रहे हैं इधर जो भी आंसर है, तो कल क्लास में ही हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा पर विचार को लिखते हुए और फिर डीआई कर लेंगे। तो कल हम लोग का क्लास ऑफलाइन शुरू हो जाएगा अपने पूर्व रूटीन से।